हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस में ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस का जो चैप्टर 10 था उसका पार्ट 3 वीडियो। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखने में ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, उसमें क्या है, पहले के वीडियो में क्या है, जैसे कि बता चुके हैं, जो मॉडल क्वेश्चन जो जारी किया गया था झारखंड जैक बोर्ड द्वारा, उसके अलावे जितना भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे वे सभी को चैप्टर का क्वेश्चंस को अपलोड कर देंगे और उससे आप देखकर अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इसको लेकर जो है सो चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो अपलोड करते हैं। तो 10 चैप्टर का जो है लाइट आपका प्रकाश, उस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चंस कवर करना था इसमें 3 पार्ट में करके कवर किए हैं, जिसका यह पार्ट 3 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 119 से। इसमें क्या करा है चलिए देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि प्रकाश किरण है, तो ये प्रकाश किरण क्या है, प्रकाश का बिंदु पथ, ये भी प्रकाश का बिंदु पथ हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। किरण का बिंदु पथ ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्रकाश का बिंदु पथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहा है कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहा जाता है, प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, ये दोनों कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए और बी दोनों सही है। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देख सकते हैं 121 में क्या कह रहा है कि किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने अपने हो गए यहाँ पर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। तो किस तरह से परावर्तित करता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 122 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कांच पारदर्शी माध्यम से प्रकाश किरणें गुजरती है तो क्या होता है। ठीक है, अगर प्रकाश जो है किसी पारदर्शी माध्यम यानी कि कांच से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं कुछ भाग परावर्तित होती है, कुछ भाग अपरिवर्तित होती है, कुछ भाग अवशोषित होता है। यहाँ पर ये तीनों सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123 में क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में प्रकाश की चाल जो है वह निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा क्या होती है, तो ये देख सकते हैं कम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि निर्वात में कोई भी कण नहीं उपस्थित होता है जो प्रकाश किरणों को अवरुद्ध कर सके या फिर आने में बाधाएं उत्पन्न कर सके या रोक सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो होता है प्रकाश की चाल अधिक होता है, परंतु वायु में बहुत सारे कण होते हैं जो प्रकाश की किरणें को रोकता है। ठीक है, इसलिए वायु में प्रकाश की किरणें जो है प्रकाश की चाल वह कम हो जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ पर ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कर रहा है कि प्रकाश किरणें हो सकती है। तो प्रकाश किरणें कैसा हो सकता है, दर्पण द्वारा परावर्तित, ये भी सही है। पारदर्शी माध्यमों द्वारा अपरिवर्तित, ये भी सही है। परावर्तित हो जाते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है। लेंसों द्वारा अपरिवर्तित, फोक्सित, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह का वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप तक ये पहुंच जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या कह रहा है, किसी पारदर्शी माध्यम से प्रकाश की किरणें गुजरने पर आपतन कोण निर्गत कोण में क्या संबंध होगा। तो आपतन कोण और निर्गत कोण यानी कि परावर्तन कोण दोनों में क्या संबंध होगा, तो दोनों बराबर होगा। ये जो है सो परावर्तन का नियम है, दूसरा नियम। ठीक है, दूसरा नियम भी कह सकते हैं इसको। आगे क्या कर रहा है 126 में, प्रकाश हमें निम्नांकित संचार के माध्यम प्रदान करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कांच, रेशे से बनी तंतु, प्रकाशीय केबल, टेलीफोन, ये सारा चीज़ जो है प्रकाशीय, ये प्रकाश के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है, ये सारा चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन डी जो है सो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखना है। आगे देखिए 127 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, प्रकाश तरंगे होती है। तो प्रकाश तरंगे क्या होती है, इसको पिछला वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, अगर आपको याद होगा तो आप अगर देखे होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा, और इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल C1 और प्रकाश की किसी माध्यम में चाल जो है ये V1, यानी कि प्रकाश निर्वात में चाल C1 है और किसी माध्यम में चाल V1 है। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक का मान क्या हो जाएगा, C1 बटा यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को
अपवर्तनांक कहते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा C1/V1। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 129 में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये कांच के स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के क्या होते हैं, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो समांतर हो जाएगा। इसे याद रखना, ये समांतर हो जाएगा यहाँ पर, ये इस तरह से होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कांच के स्लेब से होकर गुजरने वाली किरण, ये इस तरह से कांच का स्लेब है, ठीक है, इधर से होकर गुजर रहा है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण जो आ रहा है ये आपतित हो गया और जो निकल रही है निर्गत हो गया। तो ये जिस तरह से आ रहा था समांतर, उसी तरह से निकलेगा समांतर भी, तो ये समांतर होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130 में क्या कर रहा है कि क्रांतिक कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रांतिक कोण संघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है इसका जो है सो ये 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 31 क्वेश्चन 131 131 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में क्या होता है, तो यहाँ देख सकते हैं चंद्रमा नहीं टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, ये सभी नहीं होगा, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये तारे टिमटिमाते हैं, किस कारण से, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कर रहे हैं, आंखों में प्रवेश करने वाले तारे के प्रकाश फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन के कारण तारों की स्थिति हमेशा बदलती रहती है, जिससे आँखों को तारे दिखते हैं। कैसा दिखते हैं, हम लोग को जो आँख है हमारे द्वारा तारे कैसा दिखाई देते हैं, तो ये टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133 में क्या कर रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की स्थिति का पता चलता है, क्या पता चलता है, तो इसका रियल जो है वास्तविक स्थिति नहीं पता चलता है, तो कौन सा स्थिति पता चलता है, आभासी स्थिति पता चलता है। और आपको कमेंट करके ये बताना है कि आभासी स्थिति पता चलता है, तो यहाँ पर आभासी कहने का मतलब क्या कि अगर यहाँ सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, तो अभी सूर्योदय हुआ नहीं रहता है पूरी तरह से, ये सूर्य निकला हुआ नहीं रहता है, हम लोग को क्या है कि सूर्य का किरणें आने लगती है, तो इस तरह से जो है सो आभासी प्रतिबिंब, आभासी मतलब की स्थिति हम लोग को दिखाई देता है, तो ये आगे पीछे होता है, तो कितना मिनट का पहले हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, ये चीज़ आपको कमेंट करके बताना है कितना मिनट के पहले जो है सो सूर्य हम लोग को दिखाई देता है, उसका रियल टाइम से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 में क्या कर रहा है कि किस कारण से सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 135 में क्या कर रहा है कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त होगा, ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा उपयुक्त हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस हो जाएगा, ये से याद रखना है, 50 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136 में क्या कर रहा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, कौन सा है, यहाँ पर आगे दर्पण दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा है जो वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब जब बनाता है तो वह वास्तविक नहीं होता है, यानी कि क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा तो आभासी होगा, तो ऐसा कौन सा है दर्पण जो बनाता है ऐसा आभासी, तो ये समतल और उत्तल दर्पण जो है किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है बल्कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आगे क्वेश्चन देखिए 137 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है। आप देखे होंगे जब दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जब आप पढ़ रहे होंगे उस टाइम, ठीक है, उस टाइम जो है सो इसमें देखे होंगे कि उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है वह सभी का सभी क्या होता है, वस्तु के आकार से छोटा होता है। आगे देखिए 138 क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा, तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर देंगे 0.2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लेंस की क्षमता P बराबर निकालेंगे तो 1/f, यानी कि f के जगह पर 0.2 पुट कर देंगे। अब यहाँ से अगर इसको डिवाइड कर दे, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 1 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 को 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। और यह कौन सा दर्पण, कौन सा लेंस था, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है प्लस, तो यहाँ पर
लेंस की क्षमता भी किस में निकलेगा, तो ये प्लस में निकलेगा, ठीक है। तो +5, तो +5 डायोप्टर यहाँ पर देख सकते हैं। डायोप्टर क्यों, क्योंकि लेंस का क्षमता जो होता है वो उसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ पर इसका वैल्यू निकल कर आया +5, तो +5 डायोप्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139 में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल हम लोग जानते हैं लेंस के रूप में प्रयुक्त होता है, कार्य करता है। कांच तो प्रयुक्त होता ही है। प्लास्टिक भी लेंस के रूप में कार्य करता है। मिट्टी जो है ये नहीं काम करता है, तो यहाँ पर मिट्टी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में क्या कर रहा है कि जिस लेंस का एक तल उभरा हुआ हो लेकिन दूसरा तल समतल होकर जाता है, ठीक है। एक तल उभरा हुआ हो, यानी कि इसको ऐसा कह सकते हैं, इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं, ये एक समतल और एक उभरा हुआ, ठीक है। तो इसको कौन सा दर्पण के नाम से जाना जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले इसका नाम क्या है, समतल, ठीक है। और ये क्या है, उत्तल। ये क्या हो गया, उत्तल। तो इसको क्या नाम हो जाएगा, समतलोत्तल, ठीक है। तो यहाँ पर ये समतलोत्तल लेंस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 में क्या कर रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बताए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से कर लीजिए कि जिस लेंस का क्षमता जो होगा 2 डायोप्टर होगा, उस लेंस का फोकस दूरी क्या होगा। ध्यान देना है कि फोकस दूरी जो निकलेगा किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। बट यहाँ पर आंसर किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मीटर से सेंटीमीटर चेंज करने के लिए कितना से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए कितना आता है। आगे क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब उत्तल लेंस, मतलब कि ऐसा लेंस है, ठीक है। तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु जो है ये F1 इधर क्या रहता है, राइट साइड में F2 रहता है, ठीक है। जब वस्तु जो है F1 से अंदर रहेगा, यानी कि फोकस दूरी से अंदर रहेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं फोकस पर, अनंत पर, ये सब नहीं होगा, फोकसांतर से कम दूरी है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोकसांतर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 144 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दर्पण पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ये इस तरह से उत्तल दर्पण होता है। इस उत्तल दर्पण में यहाँ पर जो प्रकाश किरणें आती है ये इस तरह से परावर्तन के बाद इस तरह से यहाँ पर निर्गत होते हुए नज़र आती है। तो जिस बिंदु से निर्गत होते नज़र आती है वही इसका क्या हो जाता है, फोकस। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तल दर्पण का जो फोकस है ये राइट साइड में, यानी कि इसका फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछा था, धनात्मक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण होना चाहिए, ठीक है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, तो उत्तल दर्पण का ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 में क्या कर रहा है कि किसी बीम का क्या बोल रहा है, किसी बीम का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, ये चीज़ पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका फोकस पर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ये लेंस के मुख्य फोकस पर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे देखिए 146 क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है कि निम्न में से किस लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस का, लेंस यहाँ पूछा है, तो किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है ये क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पर उत्तल लेंस कहने का मतलब ये है उत्तल लेंस, ठीक है। इधर से प्रकाश किरणें, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये प्रकाश किरणें आता है, ये इस तरह से परावर्तन यानी कि राइट साइड में जाकर कट रहा है। मुख्य अक्ष अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटता वही होता है मुख्य फोकस। तो इसका फोकस किधर, राइट साइड में, तो राइट साइड यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पर उत्तल लेंस का जो होगा फोकस दूरी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147 में क्या कह रहा है कि यू वी एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र क्या होगा। तो लेंस सूत्र में हम लोग क्या जानते हैं कि 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो ये इसका बी जो होगा ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में क्या कह रहा है कि अवतल लेंस के प्रकरण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, ठीक है। तो आवर्धन सदा होता है, तो आवर्धन इसमें सदा क्या हो जाएगा, तो ये धनात्मक हो जाएगा।
ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 139 में क्या कर रहा है कि उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, देखिए इससे पहले पूछा था अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनता है। एक ही केस में आभासी बनता है, बाकी 5 केस में क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उत्तल लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो इसका आवर्धन जो होगा वो क्या होगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 150 में क्या करा है कि किसी अवतल लेंस के फोकस दूरी होती है, किसी अवतल लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है, अभी इससे पहले बताए थे। आगे क्वेश्चन क्या करें 151 में कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आवर्धन निकाला जाता है तो प्रतिबिंब का ऊंचाई बटा बीम का ऊंचाई, तो अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई सेंटीमीटर और बीम का भी ऊंचाई सेंटीमीटर, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये मात्रक विहीन होता है, जो कि ऑप्शन डी में है, ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता आवर्धन का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में क्या कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस के प्रकरण में आवर्धन जो है पर जब प्रतिबिंब आभासी होता है, उत्तल लेंस में आभासी होता है, तो इसका आवर्धन जो है ये क्या हो जाएगा, तो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इससे पहले का अभी क्वेश्चन में था उत्तल लेंस, ठीक है, तो उत्तल लेंस में था यहाँ पर, तो उत्तल लेंस और वास्तविक प्रतिबिंब तो क्या था, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब, तो यहाँ पर ये ऋणात्मक था, ठीक है, उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ जब यहाँ पर उत्तल लेंस और आभासी होगा तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो 152 में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस और आभासी प्रतिबिंब बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये धनात्मक हो जाएगा, ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए आगे देखिए 153 क्वेश्चन नंबर में क्या करें कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 में क्या कर रहा है, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है, क्या हो सकता है, एक अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या हो सकता है, तो इसका फोकस दूरी जो है कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं अवतल लेंस बताया है, अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें से सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 155 क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने अक्किस और अनंत, क्या बोला है यहाँ, किसी उत्तल लेंस के सामने और अनंत के बीच कोई बीम रखा है, उत्तल लेंस के सामने इसका प्रतिबिंब बनेगा, अच्छा यहाँ पर अनंत है और यहाँ पर क्या है F2, चाहे कुछ भी होगा तो इसके बीच रखा गया है, तो F2 होगा या अनंत होगा या फोकस होगा, जो भी होगा इसके बीच रखा जाएगा उत्तल लेंस में, तो इसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, तो ये हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 156 में क्या कर रहा है कि किसी फोकस दूरी F, यानी कि किसी F फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, तो P बराबर फोकस दूरी F है तो F हो जाएगा, 1/F हो जाएगा, तो 1/F कहाँ पर है, तो ये देख सकते हैं ऑप्शन ए, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 157 क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है यहाँ पर कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, यानी कि किसी लेंस में ये कह रहा है कि बाहर की ओर उभरा हो, ठीक है, बाहर की ओर उभरा हो, तो ये इसका उभरा हुआ है, ये भी उभरा हुआ है, तो इसको कौन सा लेंस कहेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये उत्तल लेंस, तो यहाँ पर ये ऐसे भी यहाँ पर देख के बता सकते हैं ये कौन सा लेंस था, तो उत्तल, तो यहाँ पर उत्तल जो कि ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 158 क्वेश्चन नंबर में क्या कर रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी निकालने के लिए 1 से भागा दे देना है, ठीक है, फोकस दूरी निकालना हो चाहे डायोप्टर यानी कि इसका शक्ति निकालना हो, क्षमता निकालना हो, इसको 1 को डिवाइड कर देना है, जो जितना दिया रहेगा क्षमता दिया रहेगा तो फोकस
क्षमता दिया हुआ रहेगा और उसको डिवाइड कर देंगे, एक को डिवाइड कर देंगे इस क्षमता से, तो निकल जाएगा फोकस। और अगर यहाँ पर फोकस दिया हुआ रहेगा तो एक को फोकस से डिवाइड करेंगे तो लेंस की क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। तो एक को डिवाइड कर देंगे -5 से, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.-0.2 आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -20 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 159 में क्या कर रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम जो है, ठीक है, प्रकाशिक माध्यम जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो एक विरल माध्यम होता है और एक संघन माध्यम होता है। तो कितना प्रकार का हो गया, तो यहाँ पर 2 प्रकार का, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 160 में क्या कर रहा है कि जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण जो है अभिलंब से किधर जाएगा, अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा, 45 का कोण जो भी यहाँ पर होगा ये बताना है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद होगा ये चीज़, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर हटेगी, ठीक है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 161 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है कि अगर वायु में प्रकाश का वेग c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल v है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n क्या होगा। तो प्रकाश, वायु में प्रकाश का चाल, ठीक है, c और किसी माध्यम में प्रकाश का चाल v, यही हो जाएगा इसका अपवर्तनांक, यानी कि c/v। तो c/v कहाँ पर है, ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 162 में क्या है, 162 में क्या दिया हुआ है, मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये नहीं होगा, साधारण परावर्तन ये नहीं होगा, अपवर्तन ये नहीं होगा, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसे कहा जाता है मृग मरीचिका का कारण, ठीक है। पहले अपवर्तन होगा उसके बाद पूर्ण अपवर्तन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, सॉरी, पहले अपवर्तन उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो उसे मृग मरीचिका कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में क्या कर रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें ऑप्शन जो भी है sin r/sin r नहीं होगा, sin i/sin नहीं होगा, यहाँ गुना है नहीं होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कट गया है, sin i/sin r हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में था, ठीक है। किसी भी दो माध्यम का, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए क्या होता है, उसका sin i/sin r होता है, ये होता है फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अभी पहले बताए थे क्या कहते हैं, तो ये आवर्धन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में, आपतन कोण परावर्तन कोण हो तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, I/R हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये था कि आपतन कोण I होगा और परावर्तन कोण R होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, तो I/R हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 166 क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पर, मान लीजिए किसी माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 है और माध्यम 2 में प्रकाश का वेग v2 है, तो अपवर्तनांक कितना होगा। तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, v1/v2, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 167 में क्या कर रहा है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है। कांच या पानी दिया हुआ है, कांच से पानी में प्रकाश का वेग क्या होना चाहिए, ये चीज़ होता, अच्छा ठीक है, कांच या पानी, सही है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग क्या होता है। अगर प्रकाश का वेग जो है सो हवा से कांच में या पानी में जा रहा है तो प्रकाश का वेग क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा, ठीक है। हमेशा विरल माध्यम से अगर संघन माध्यम में जाता है प्रकाश का चाल जो होता है वो क्या होता है, प्रकाश का वेग या चाल घट जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 168 में क्या कह रहा है कि आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। आवर्धन अगर m जो होगा ये ऋणात्मक होगा तो ये क्या बताता है, इसे याद रखना है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है ये बताता है, ठीक है। और उल्टा होगा तो हमेशा क्या प्रतिबिंब होगा उसका, उल्टा के साथ हमेशा वास्तविक होता है, और सीधा होगा तो क्या होगा, सीधा के साथ हमेशा वास्तविक होता है, सीधा के साथ हमेशा आभासी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर क्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तीली जल उठती है, तो डी का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन पहले बताए हैं, ठीक है। तो ये कब जलेगा? जब 20 सेंटीमीटर का दूरी पर ही रहेगा तब जलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये हो गया कंप्लीट आपका। इसमें से और भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो बाद में फिर से कवर कर देंगे आपका एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एक वीडियो अभी अपलोड करने वाले हैं, उसे ज़रूर से ज़रूर देखें आप। उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम जो है फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है।